हे गाइस, टुडेज टॉपिक इज अबाउट एजुकेशन लोन फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। और आज मैं बताने वाला हूँ कि मेरा प्रोसेस कैसा था, किस किस फेज से मैं गुजरा हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ ये चीज़। मेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं था, कोई ऐसा मॉर्गेज नहीं था जिसको मैं गिरवी रख के एजुकेशन लोन ले सकूँ। तो मेरे लिए पब्लिक बैंक्स जो है वो तो क्लोज हो जाती है, क्योंकि पब्लिक बैंक्स में उनको चाहिए कि भाई कोलेटरल चाहिए उनको। ओके। एंड अगर विदाउट कोलेटरल करेंगी तो 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिलने वाला पब्लिक बैंक के अंदर। ओके। सो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही बचा था, या फिर मैं प्राइवेट के थ्रू जाऊँ या फिर एनबीएफसीज में जाऊँ। ओके। सो मैंने प्राइवेट में भी अप्लाई किया। मैंने एनबीएफसीज में भी जितने बैंक्स आपने सुने होंगे नाम, मैंने सारे बैंक्स और जितने भी एनबीएफसीज के नाम सुने होंगे मैंने सारे एनबीएफसीज में अप्लाई किया है। एंड सब जगह से मेरे को सिर्फ 2 जगह से ही सैंक्शन अप्रूवल आया है एजुकेशन लोन का, बाकी और कहीं पे भी नहीं। इवन मैंने एचडीएफसी क्रेडिला में 3 से 4 बार अप्लाई किया, वहाँ से मेरे को 3 से 4 बार रिजेक्शन आया। ये सोच के कि उनका सर्विस जो है बाकी सारे एनबीएफसी से बेटर है। ओके। तो मैंने वहाँ पे मल्टीपल टाइम अप्लाई किया था और उन लोगों ने भी मेरे को काफ़ी गैसलाइटिंग की कि आपका कोई एप्लीकेंट ना भी हो तो भी चलेगा, हम आपको तभी भी लोन दे देंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल एनबीएफसीज एंड प्राइवेट बैंक्स। तो उसका एक ही रीज़न था कि मेरे पास एक ही को एप्लीकेंट है, मेरे फादर, और उनका भी सिविल रिपोर्ट जो है वो उसमें 4 सेटलमेंट्स हैं। और सिविल स्कोर तो फिर भी 750 है, बट सेटलमेंट्स की वजह से मल्टीपल एनबीएफसीज ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि फादर के सेटलमेंट्स हैं तो वो रेड फ्लैग माना जाता है। एंड दूसरी चीज़ कि कई सारे फर्म्स में भी मैं ना बात किया था, फॉर एग्जांपल वीमेक स्कॉलर, ज्ञानधन। ओके। सो पहले मैं वीमेक स्कॉलर की बात कर देता हूँ। तो उन लोगों ने मेरे को सब जगह अप्लाई करके दिया, आई मीन 1-2 में, क्रेडिला में एंड बाकी एक आध में। तो उन्होंने तो मेरे को वो सामने से सजेस्ट किया था कि आपके पास अगर कोई एप्लीकेंट नहीं हो तो दूसरा कोई एप्लीकेंट ही लाना पड़ेगा। दूसरा कोई एप्लीकेंट नहीं है मेरे पास। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि या तो फिर आपको एफडी वगैरह कहीं न कहीं करवानी पड़ेगी 3-4 लाख की। तो अब अगेन वही वाली बात आ जाती है, 3 टू 4 लैक्स कहीं से एफडी करवाना, वो भी मैं पॉसिबल नहीं समझ रहा था, क्योंकि पहले ही मेरे खर्चे हो गए थे बहुत। पहला कंसल्टेंट फीस मैंने भरा 50,000 का। ओके। एंड देन आफ्टर मेरा एपीएस में 18 गया। मैंने आईएलटीएस का क्लास भी रखा था, उसका 15 गया, और आईएलटीएस का एग्ज़ाम का फीस भी 18 गया। सो ये सारे तो मेरे एजुकेशन लोन के पहले के ही खर्चे हैं। ओके। तो एजुकेशन लोन के बाद की बात मैं आपको बताता हूँ। इवन 30,000 अलग गया यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का। ओके। मैंने 10 से 12 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसका भी 30,000, 30 टू 40,000 जितना मेरा उसका भी लगा था, क्योंकि एप्लीकेशन फीस वगैरह जो होती है वो पे करनी होती है यूनिअसिस्ट या फिर उनके ओन पोर्टल पे। क्योंकि विंटर सेमेस्टर आ रहा है, आप लोग अप्लाई करने के लिए रेडी होगे, तो एजुकेशन लोन की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि कई सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनका एक ही को एप्लीकेंट है और उसमें भी सिविल का इशू है। ओके। अनदर थिंग ये था कि है ना, मैंने एनबीएफसी में जो 2 बाकी बचे हुए थे, उनमें से एक को ही चूज़ किया, दूसरे को इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरा वाला भी मेरे को पहली बार में रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि स्क्रीनशॉट खींच के, कि स्क्रीनशॉट लेके, कि स्क्रीनशॉट में आपने मेरे को बोला हुआ है प्रीवियस चैट्स के अंदर कि विदाउट को एप्लीकेंट के भी आपका हो जा रहा है, तो फिर आप क्यों मिसलीड कर रहे हो? ऐसे तो आप कई सारे स्टूडेंट्स को करोगे, उनका टाइम वेस्ट करोगे। ओके। तो तो उन्होंने मेरे को अप्रूवल दिया, बट मैं वही वाली बात है, फिर वहाँ ट्रस्ट इशू आ गया था, तो मैं उनके उनके थ्रू नहीं गया। ओके। तो फिर आता है दूसरा, जो लास्ट में मैं गया। तो उन लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लेने वाला यार, आई डोंट नो, मैं बस डिस्क्लोज नहीं करूँगा नेम। ओके। बट फिर भी उन्होंने मेरे को किस टर्म्स पे अप्रूवल दिया एजुकेशन लोन का, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मेरे को लोन सैंक्शन हुआ है 21 लाख का, जिसमें 1 लाख का तो सिर्फ इंश्योरेंस है। मैंने उनको बोला, बहुत कन्विंस किया कि कम करो, बट उन्होंने बहाने बनाने लगे। फिर भी 1,65,000 की जगह 1 लाख किया उन लोगों ने, बट उससे नीचे नहीं आए। बाकी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दूसरे फर्म्स के थ्रू गए हैं, पर उनका जो है 50,000 का ही, 50,000 का ही लाइक इंश्योरेंस जो है वो हुआ है एजुकेशन लोन के अंदर। ओके। मेरा 1 लाख हुआ है। तो 21 लाख का सैंक्शन के अंदर तो 1 लाख तो मेरा सिर्फ एजुकेशन ये है इंश्योरेंस। ओके। सो उसके अंदर से मैंने डिसबर्स करवाया 16.80 लैक्स। ओके। बट उन लोगों ने डिसबर्स किया 17.80 लैक्स, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ दिस 1 लाख इंश्योरेंस। ओके। इन विच इंक्लूड आपका हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड है। मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि मेरे ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर ये दोनों चीज़ है, कोई इशू नहीं, बट वो लोग बहाना बनाने लगे।
तो कोई चारा नहीं था, मेरे को 17.8 लाख का डिसबर्समेंट करवाना पड़ा, जिसके अंदर वो लोग ने डिसबर्स करवाया था एचएसबीसी के अकाउंट के अंदर। ओके, तो ज़्यादातर एनबीएफसीज़ में ऐसा है कि वो एचएसबीसी के साथ अकाउंट खुलवाती ओपन करवाती है, वो आपके बैंक में नहीं ट्रांसफ़र होगा। एचएसबीसी एक अकाउंट है, वो आप और वो बैंक जो है दोनों उसके बेनिफिशियरी नॉमिनी टाइप के रहते हैं, जिसमें 2 अकाउंट वो मेरा खोल के दी थी। पहला अकाउंट था जिसके अंदर मेजर 13.80 लैक्स था, जिसमें 13 लाख जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट था, 80 लाख जो है मेरा 1 ईयर की सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस थी। ओके, बट अभी सुनते जाना, उस टोटल 13 लाख नहीं लगा, 13 लाख 11,000 लगा बिकॉज़ ऑफ दिस रेट कन्वर्जन। अब जब तक मैं लोन सैंक्शन करवाओगे उतने में तो यूरोज़ के रेट्स जो हैं वो इतने हाई हो जाएँगे कि आपको 50,000 का मिनिमम बफर लेके चलना ही चलना, कि 50,000 तो आपके रेट कन्वर्जन में चाहिए ना कहीं तो निकल ही जाएंगे अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हो बाहर, तो चाहे वो ब्लॉक्ड अकाउंट हो, चाहे वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस हो, कुछ भी हो, 50,000 आप बफर लेके चलो सेफर साइड के लिए, और भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे खर्चे होंगे ही। ओके, तो अब उन्होंने मेरा फर्स्ट जो 2 अकाउंट बना उस एचएसबीसी के अंदर ही, फर्स्ट में उन्होंने 13.8 लाख रखा, दूसरे में उन्होंने 3 लाख रखा। ओके, और 1 लाख मेरा चले गया था वो इंश्योरेंस वगैरह में, जिसको मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ। ओके, बट एज और हाँ, इंटरेस्ट कितने पे, तो 11.75 इंटरेस्ट पे मेरा हुआ। मैं उसको कम करवाने की कोशिश किया, पहले 12.5 था, फिर 11.75 पे आया। दूसरी चीज़, प्रोसेसिंग फीस कितनी दी, तो सबसे पहले 35,000 पे थी, फिर उन लोगों ने सामने से ही 11,800 रुपये प्रोसेसिंग फीस मेरे से चार्ज की है। दूसरी चीज़, इसके अलावा क्या खर्चा आया, इस खर्चे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने सामने से बताया कि इसके अलावा खर्चा लगेगा प्रोसेसिंग फीस के, मतलब ये सब डिसबर्स की पहली वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको। डिसबर्स के पहले 11,800, देन आफ्टर 500 मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी में गया, 100 रुपीज़ मेरा जो है वो प्री वीज़ा डिसबर्समेंट, उसका भी नोटरी करवाना होता है, उसमें गया। 500 एक्स्ट्रा मेरा चार्ज किया था ये जो अपने अटॉर्नी नोटरी वाले जो होते हैं, उन लोगों ने उनकी फीस चार्ज की थी। तो 1100 तो मान के चलो, जिसमें 500 पावर ऑफ अटॉर्नी, 100 रुपीज़ अपना ये प्री वीज़ा डिसबर्समेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका, और 500 हो गया अपना इनकी फीस। ओके, ये कोर्ट वालों की जो भी है ना? उसमें भी मेरे को 2-3 बार भागना पड़ा, लोन के लिए भागना पड़ा। जो मेंटल प्रेशर आया वो तो आया ही है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेरा जो 20 दिन मेरा गया है, बहुत मेरे फैमिली और मेरे लिए एकदम प्रेशर वाला टाइम था। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, जो भी चीज़ आई विदाउट लाइक ऐसे मेंटली अनस्टेबल हुए आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने एक और फीस मेरे से माँगी, वो थी गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी। वो 5 to 6,000 मेरा उसका भी लिया था। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बाद आगे का प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा मेरा लगा कुरियर का चार्जेस, क्योंकि वो गुजरात में नहीं, उनका मुंबई में ही है, जो भी ब्रांच वगैरह गुजरात में है ही नहीं, तो मेरे को अगेन ये ब्लू डार्ट वगैरह से कुरियर करना पड़ा, उसमें 1,000 रुपये चले गए, क्योंकि 2 बार कुरियर करना पड़ा। ओके, चेक्स कुरियर करने पड़े, वो लोग ब्लैंक चेक मांगेंगे आपसे, उसमें साइन करना पड़ेगा, और वो ब्लैंक चेक जो बैंक का होगा उसके लिए, वो आपको वीडियो जो शो हो रहा होगा अभी आएगा, वो वीडियो में देख लेना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मेरे को कुरियर की थी, उन सब में मेरे को साइन करना था। लिटरली मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी ये सारी चीज़ें देख के, कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन, और हो गई भी क्यों नहीं, एज अ 22 ईयर ओल्ड मेरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ये है कि मैं एक लोन ले रहा हूँ। ओके, और वो लोन मेरे को भरना होगा, मेरे 10-12 साल हो गए, जो भी आपके पर्टिकुलर में आएगा, 12, 13, 14 साल ही होता है। ओके, बट और वो भी इन दिस इकोनॉमी। मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ ये सारी चीज़ों को लेके, बट मैंने सारी चीज़ें अपने गॉड पे छोड़ दी है, देखेंगे वही। ओके, दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें कुरियर वगैरह करने के बाद आपके पास डिसबर्समेंट वो लोग सैंक्शन कर देते हैं, डिसबर्स करते हैं, डिसबर्स अमाउंट एचएसबीसी के अंदर रखते हैं, एचएसबीसी वाले भी आपका केवाईसी ऑनलाइन करेंगे। वो लोग भी 1-2 दिन जितना लेंगे, ठीक है? उनको भी है ना मेल करो, मेल तो आपको जैसे आपका एप्लीकेशन हो गया, जैसे कोई हमारा फ़ेवरेट एप्लीकेशन ना हो वैसा, ठीक है? आपको उस पे 1-2 घंटा आपका दिन का जाएगा ही, स्क्रीन ऑन टाइम। ओके, दूसरी चीज़ कि जैसे डिसबर्स हुआ, अब मेरे फर्म का ऐसा था कि उनका एक टाई अप रहता है फॉरेक्स वालों से, तो एक्सपाट्रियो में 2 ऑप्शन हैं, फ्लाई वायर के थ्रू जाओ या फिर आप मैनुअल बैंक ट्रांसफ़र जाओ। दोनों में ही आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो कि ये कहने का कि मैं अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पैन से ट्रांसफ़र करूँगा, पैन नंबर से, ताकि टीसीएस ना लगे। ओके, बट मेरे बैंक वालों ने ऐसे इस पे राज़ी नहीं हुए। उन लोगों ने बोला कि उनका खुद का एक फॉरेक्स है, वो आपको मैनुअल ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा और उनके थ्रू ही करना पड़ेगा। मैंने बोला कि मेरे को फ्लाई वायर तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं, लाइक 3 to 5,000 जितना वो लोग ज़्यादा ले रहे थे, उनके फॉरेक्स वाले, मेरे लोन फर्म के फॉरेक्स वाले।
तो उन लोगों ने कम करके वही रेट पे मैनुअल ट्रांसफ़र मेरे से करवाया, जिसके लिए जो फ्रीज़्ड अमाउंट होता है, वो फ्रीज़ अकाउंट होता है एचएसबीसी के अंदर, वो मेल करना पड़ता है कि आप अनफ्रीज़ करिए ताकि ये लोग मेरा अमाउंट जो है ब्लॉक्ड अकाउंट वो ट्रांसफ़र करवाएँ। बाकी जो दूसरा अकाउंट होता है, वो अनफ्रीज़ रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो भी आपके मिसेलेनियस खर्चे होते हैं, शॉपिंग वगैरह वो सब आप उससे कर सकते हो। अब बारी आती है कि कितने टेन्योर के लिए करवाया और क्या ईएमआई ऑटो डिडक्टेड रहेगी कि नहीं? तो हाँ, ईएमआई कटना शुरू हो जाएगी आपके को-एप्लीकेंट के बैंक में से, जिसका बैंक वेरिफ़िकेशन का कागज़ वो लोग देते हैं, उसको आपको उस आपके को-एप्लीकेंट के बैंक में जाकर साइन करवाना पड़ता है कि वेरिफ़िकेशन के लिए, और वो भी कुरियर करके उनको देना पड़ेगा, या फिर अगर आपके ब्रांच आपके ही स्टेट में, आपके सिटी में है, तो वेल एंड गुड आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। मेरे को कुरियर करना पड़ा था, उनको बैंक वेरिफ़िकेशन स्टैम्प लगा के को-एप्लीकेंट के बैंक से, ओके, मेरे फादर के बैंक से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन लोन। अब मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। देखो, एजुकेशन लोन से मैं खुश नहीं हूँ। मेरे इंडियन एजुकेशन लोन में जितना भी चीज़ें आपको दिख रहा होगा वो सारा अनसैटिस्फाइड है, बट ऐसे ही लोन प्रोसेस काम करती है इन स्पेशली इंडिया की तो, ओके। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कितना खर्चा लगेगा, तो मैं अब खर्चे पे आ जाता हूँ, जिसमें आपको बफर अमाउंट 50,000 का लेके ही चलना, ओके। आप कितना भी सैंक्शन करवाओ, सैंक्शन होगा तो फिर भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ही। मैंने उनको बोला था मेरा 25 लाख का सैंक्शन करना, उन्होंने 21 लाख का ही किया। पहले तो 15 लाख का ही किया, पर मैंने ना बोला कि मैं नहीं तो दूसरा जो जहाँ से मेरे को लोन मिल रहा है वो लोग 25 का सैंक्शन करवाएँ, तो वो लोग बढ़ा-बढ़ा के भी 21 लाख पे है, जिसमें 1 लाख का तो इंश्योरेंस था। अगेन रिग्रेट हो रहा है, ओके, बट फिर भी अ, आपको मान के चलो, आप 2 साल का पब जो मास्टर्स होता है, उतना तक का आप है ना सैंक्शन करवा के रखने का, व्हिच इज़ अराउंड 25 लैक्स या 30 लैक्स फॉर द सेफर साइड। मैं बोलूँगा 30 लैक्स का सैंक्शन होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा 2 साल के लिए, तो मान के चलो, ओके। तो ये जो टेन्योर रहा, इन लोगों ने मेरे को एजुकेशन लोन इसलिए दिया विदाउट इवन को-एप्लीकेंट, मतलब को-एप्लीकेंट मेरा वीक था, फिर भी इसलिए एजुकेशन दिया, क्योंकि एजुकेशन लोन, क्योंकि उन्होंने मॉनिटोरियम पीरियड में मेरे से एक पार्शियल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ओके। सो रीपेमेंट में पार्शियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब मेरे को मॉनिटोरियम पीरियड जो 3 साल का वो दिए हैं, 36 मंथ अराउंड, उसमें मेरे को 5,000 हर महीना भरना पड़ेगा। तो एक तरीके से यही हो गया कि उन लोगों ने जो मिसेलेनियस खर्च के लिए दिया है, उसमें से मेरा कुछ अमाउंट जो है मेरे फादर के बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो ऑटो डिडक्ट होता रहेगा एज़ अ ईएमआई, ओके। सो आई एम टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, बट करना पड़ेगा। और अगेन 36 मंथ के बाद जो मेरा एक्चुअल चालू होगा, एक्चुअल ईएमआई जो मेरे बैंक में से जा रहा होगा, वो होगा 45,000 पर मंथ। एंड अगेन मैंने बोला लोन ऐसा ही होता है, ओके, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि कितना खर्चा हुआ, तो हाँ, मैंने बता दिया आपको कि 30 लैक्स का सैंक्शन करना वेल एंड गुड है, इसमें से आप डिसबर्स करवाना, पूरा नहीं, 1 साल का ही डिसबर्स करवाना, व्हिच इज़ अराउंड 18 लैक्स इज़ वेल एंड गुड फॉर दिस सेमेस्टर। आप इस सेमेस्टर अगर अप्लाई कर रहे हो, तो अभी का करंट रेट बता रहा हूँ 2026 का, कि आप 18 लैक्स भी 1 साल का लेके चलोगे, आप सेफर साइड हो। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके 1 ईयर के सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस फॉर अ सेफर साइड। आप उसका भी मान के चलो, जो 350 यूरो होगा, तो टोटल होगा 700 यूरोज़, 80,000 जितना मान के चलो उसका भी। ओके, आप प्लस करते जाना खुद ही। मैं तो ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, ये आपका रेंट वगैरह का, ओके, जिसमें डिपॉज़िट वगैरह भरना पड़ता है और रेंट भरना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छे खासे लाइक मेन सिटी में जा रहे हो, म्यूनिख वगैरह में, तो वहाँ का तो अगेन 4 टू 500 यूरोज़, और आपको डिपॉज़िट भी भरना पड़ेगा अराउंड 800 यूरोज़ का बफर मान के चलो। प्लस जो चीज़ लोग नहीं सोचते वो, कि आपको 1 महीने पहले भी अगर आना पड़ जाए, ठीक है? तो उस 1 महीने का 1 लाख रुपीज़ आपको निकाल के रखो ही रखो, ओके? तो ये चीज़ है जिसकी वजह से अब मेरा काइज़रस्लाउटर्न है, तो वहाँ पे तो मेरा कुछ इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा है। लग भी रहा है तो बर्लिन और म्यूनिख जैसा तो नहीं, तो मैं 50,000 माइनस करके चल रहा हूँ, ओके? बट और चलना भी पड़ेगा, मेरे को इतना ज़्यादा कुछ डिसबर्स हुआ भी नहीं है, और जैसा भी मिला है। अब लास्ट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि 22 ईयर्स, 21 ईयर्स या 23rd ईयर, जो भी आपका एज है, उस साल में आप लोन ले रहे हो, बहुत बड़ा डिसीज़न है, ओके? मेरा भी ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, और मैं इसको भरूँगा कैसे, मेरे को भी नहीं पता, ओके? एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हो, तो मेरे साथ रहना। मैं यही सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे डालूँगा, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ट्रैवल की वीडियो जो है, वो भी डालने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं इसके लिए यही चैनल यूज़ करूँ, ओके? मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ अभी कि इस पे मैं फ्यूचर में कैसी वीडियोज़ डालूँगा। बट जैसा आप
रिकमेंड करोगे, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ओके? और सपोर्ट करना क्योंकि बहुत ज़रूरत है उसकी। ओके? और कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी हो तो कमेंट तो खुला ही है। तो थैंक यू, बाकी मिलते हैं नवी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।